हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। बहुत स्वागत है आप सभी का एग्जाम गुरुजी चैनल की वीडियोस में। हम बात कर रहे हैं डेली करंट अफेयर्स की और आज है 5 जून 2018। यदि आपको आज की वीडियो की पीडीएफ चाहिए तो विजिट करें हमारी वेबसाइट www.examguruji.com या फिर हमारे टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कर लें। आज हम जिस देश की मैप पर चर्चा करेंगे वो है फ्रांस और एक प्रदेश की भी चर्चा करेंगे वो है हिमाचल प्रदेश। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। और वीडियो शुरू करें उससे पहले आज के दिवस की हम चर्चा कर लेंगे। क्योंकि आज है 5 जून 2018 और बहुत इंपॉर्टेंट दिवस है। आज है विश्व पर्यावरण दिवस और इसको होस्ट कर रहा है भारत, इसलिए ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो 5 जून को मनाया जाता है, संयुक्त राष्ट्र संघ को मनाया जाता है। क्यों, कब से शुरुआत हुई थी, ये इसका जानना इंपॉर्टेंट है। देखिए 1972 के अंदर संयुक्त राष्ट्र संघ ने स्टॉकहोम, जो कि स्वीडन की राजधानी है, वहां पर पहला पर्यावरण सम्मेलन आयोजित किया था जिसमें 119 देशों ने भाग लिया था और पहली बार एक ही पृथ्वी का सिद्धांत इसमें मान्य किया गया था। यानी पृथ्वी सबके लिए एक वैसे तो पता तो है ही, लेकिन चूंकि अलग अलग देश अलग अलग तरीके से प्रदूषण कर रहे हैं, लेकिन उसका असर पूरी पृथ्वी पर एक साथ पड़ता है, तो इस सिद्धांत को इसमें मान्य किया गया। और इसी के साथ यहाँ पर संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यानी कि UNEP, अभी लगातार हमारे करंट अफेयर्स में UNEP की बात सुन रहे होंगे। BCCI के साथ इसने समझौता किया। हमारे कोचीन के जो पहला सौर संचालित पूरी तरह से हवाई अड्डा था उसको मान्यता दी। तो ये सारी चीजें UNEP कर रहा है। तो इसका भी जन्म इसी दिन हुआ था। तो 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसमें नागरिकों को पर्यावरण की जो समस्या है उससे अवगत कराने का निश्चय किया जाता है। और 2018 की जो थीम है बीट प्लास्टिक पॉल्यूशन, यहां पर आप देख सकते हैं बीट प्लास्टिक पॉल्यूशन जो है 2018 की थीम है। 5 जून 2018 को जो आयोजित हो रहा है उसका जो मेजबान देश है इस बार भारत इसका मेजबान देश है। अब बात कर लेते हैं हम कल के करंट अफेयर जो हमने पढ़ा था उसका रिवीजन करेंगे, जो सबसे पहला सेगमेंट होता है। और पहला प्रश्न है, 5 सेकंड में आपको उत्तर देना है कि भारत ने किस स्वदेशी परमाणु क्षमता संपन्न मिसाइल का सफल परीक्षण किया। 5 सेकंड में उत्तर दीजिए। सही उत्तर है अग्नि 5। अगला प्रश्न है, राज्यपालों और उपराज्यपालों के सम्मेलन का आयोजन कहां किया जा रहा है। उत्तर दीजिए। इसका सही उत्तर है नई दिल्ली में। तीसरा प्रश्न है, भारतीय नौसेना ने अडन और अरब सागर की खाड़ी के बीच स्थित सोकोट्रा द्वीप के पास फंसे 38 भारतीयों को निकालने के लिए कौन सा ऑपरेशन शुरू किया है। उत्तर दीजिए। सही उत्तर है ऑपरेशन निस्तार। अगला प्रश्न है, स्पेन के प्रधानमंत्री कौन है। उत्तर दीजिए। सही उत्तर है पेट्रो संचेज जो है वो स्पेन के प्रधानमंत्री बन गए हैं। 5वां प्रश्न है, मिस्र के राष्ट्रपति के रूप में अगले कार्यकाल के लिए यानी दूसरे कार्यकाल के लिए किसने शपथ ली है। और इसका सही उत्तर दीजिए। यह है अब्दुल फतेह अल सीसी। अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। 6वां प्रश्न है, किस देश ने फिलिस्तीनियों की सुरक्षा पर संयुक्त राष्ट्र के संकल्प को खारिज कर दिया है। उत्तर दीजिए। सही उत्तर है संयुक्त राष्ट्र अमेरिका ने इसको खारिज किया। 7वां प्रश्न है, किस राज्य ने गोपा बंधु संसद स्वास्थ्य बीमा योजना शुरू की है। उत्तर दीजिए। इसका सही उत्तर है उड़ीसा के द्वारा शुरू की गई है। 8वां प्रश्न, हाल ही में किसने कावेरी जल प्रबंधन प्राधिकरण का गठन किया। उत्तर दीजिए। सही उत्तर है केंद्र सरकार। 9वां प्रश्न है, किस प्रदेश ने शून्य आधारित प्राकृतिक खेती योजना की शुरुआत की है। उत्तर दीजिए। सही उत्तर है आंध्र प्रदेश। और 10वां और अंतिम प्रश्न है कि हाल ही में किस विदेशी को पद्मश्री से सम्मानित किया गया है। उत्तर दीजिए। सही उत्तर है टॉमी कोह। तो ये थे कल के करंट अफेयर्स के प्रश्न। अब हम बात करेंगे आज के करंट अफेयर्स की। शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न कि रेल मंत्री पीयूष गोयल ने राजस्थान से महाराष्ट्र के बीच किस नई ट्रेन को हरी झंडी दिखाई है। और ये जो ट्रेन है जिसको हरी झंडी दिखाई है वो है हमसफर जोधपुर बांद्रा एक्सप्रेस। ध्यान दीजिएगा, हमसफर जोधपुर बांद्रा। हमसफर एक नई प्रकार की ट्रेन है, इसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे।
तो जोधपुर का रेलवे स्टेशन भगत की कोठी, यहाँ से जोधपुर बांद्रा एक्सप्रेस को इन्होंने जो है हरी झंडी दिखाई है। इसके अंदर खासियत क्या है, इस ट्रेन में मोबाइल चार्जिंग पॉइंट्स है, सीसीटीवी कैमरे लगे हैं, बायो शौचालय यहाँ पर हैं, तो काफ़ी अत्याधुनिक जो व्यवस्थाएं सब के सब इसमें की गई हैं। ये हमसफ़र एक्सप्रेस नई ट्रेन स्टार्ट की गई है और ये 3 टियर एसी यानी कि पूरी तरह से एसी डिब्बों वाली रेलगाड़ी है, पूरी की पूरी ट्रेन एसी रेलगाड़ी है। और इसका जो है पहली जो हमसफ़र एक्सप्रेस थी वो गोरखपुर से चलाई गई थी और इसी जो एक हमसफ़र कोच की जो कीमत आती है, जो लागत आती है 2.6 करोड़ रुपए, 2.58 करोड़ रुपए है वो आती है, यानी लग्जीरियस ट्रेन में आती है। इसके अंदर सारी अत्याधुनिक सुविधाएं हैं। तो हमसफ़र जोधपुर बांद्रा एक्सप्रेस का इन्होंने जो है हरी झंडी दिखाई है। अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं, भारतीय वायुसेना प्रमुख किस देश की यात्रा करेंगे? तो भारतीय वायुसेना प्रमुख जिस देश की यात्रा पर जा रहे हैं वो है ब्राजील। ब्राजील की यात्रा पर जा रहे हैं। क्यों जा रहे हैं, आखिर क्या काम है इनका? तो ये जो है वीरेंद्र सिंह धनोआ या बीएस धनोआ 4 दिन की यात्रा पर जाएंगे। 4 मई यानी को कल रवाना हो चुके हैं और ये वहां पर जाके देखेंगे वहां के जो प्रशिक्षण और परिचालन यानी कि जो वहां की ट्रेनिंग दी जाती है और किस तरह से वो ऑपरेशंस वगैरह अलग अलग चीज़ों के लिए ऑपरेशंस करते हैं। ऑपरेशन डॉक्टर वाला नहीं, जो सेना ऑपरेशंस करती है उनकी बात कर रहे हैं। तो इनका दौरा करेंगे वहां पर और वहां के जो वायुसेना के प्रमुख वरिष्ठ अधिकारी हैं उनसे बात करेंगे। दोनों के बीच में और संबंध रक्षा मामले में गहरे हो इसके बारे में वहां पर चर्चा की जाएगी। ब्राजील की बात कर लेते हैं। राजधानी है ब्राजीलिया, राष्ट्रपति है मिशेल तेमेर और मुद्रा है रियल। एक रियल बराबर एक ब्राजीलियन रियल जो होता है 17.90 इंडियन रुपीस के बराबर होता है। तो ये आप जानकारी याद रखिएगा। अगले प्रश्न की हम चर्चा कर लेते हैं कि भारत में एशिया के कितने ब्लू फ्लैग समुद्र तट विकसित किए जाएंगे। आखिर ये ब्लू फ्लैग समुद्र तट होते क्या हैं इसके बारे में भी चर्चा करेंगे। तो ये 13 ब्लू फ्लैग समुद्र तट जो है भारत के अंदर विकसित किए जाएंगे। ये एक प्रकार का मानक है। ब्लू फ्लैग जो बीच है ये मानक है। मानक मतलब स्टैंडर्ड होते हैं, भाई इनको हम मान्यता देते हैं। तो डेनमार्क के अंदर कोपनहेगन का एक संस्थान है जिसका नाम है फाउंडेशन फॉर एनवायरमेंट एजुकेशन FEE। उसने 1985 में इनके मानकों का निर्धारण किया था कि भाई किसको जो है ब्लू फ्लैग समुद्र तट का हम दर्जा देंगे। तो ये जो होते हैं पर्यावरण हितैषी होते हैं, पूरी तरह से साफ सुथरे होते हैं और इनके अंतर्राष्ट्रीय मानकों पर ये पर्यटन सुविधाएं से युक्त होते हैं। तो भारत के 13 समुद्र तटों को इनका दर्जा दिया जाएगा। अब यहाँ पर ध्यान देने वाली आपके लिए बात यह है कि ये जो समुद्र तट होते हैं भारत में पूरे एशिया के पहले होंगे, यानी एशिया में कोई भी ऐसा समुद्र तट नहीं है जिसे ब्लू फ्लैग समुद्र तट का दर्जा दिया गया है। जबकि यूरोप के सारे तट ऐसे ही हैं जिनको ब्लू फ्लैग का दर्जा दे दिया गया है। कहाँ कहाँ विकसित किए जाएंगे? उड़ीसा, महाराष्ट्र और जो तटीय राज्य वहां पर विकसित किए जाएंगे। पूरे एशिया में ब्लू फ्लैग का दर्जा पाने वाले पहले समुद्र तट होंगे। ठीक है। और इसके लिए काम कौन करेगा? इसके लिए जो काम करने वाली संस्था है पर्यावरण मंत्रालय के मातहत एक संस्था है, ये सोसाइटी फॉर इंटीग्रेटेड कोस्टल मैनेजमेंट। ये संस्था जो है इसके लिए काम करेगी, SICOM, और ये इन्हीं के देखरेख में ये इनका विकास किया जाएगा। अगले प्रश्नों की चर्चा कर लेते हैं कि स्वच्छ आइकॉनिक प्लेस प्रोजेक्ट के तहत चार मीनार को किसने गोद लिया है? तो ये एक नए प्रकार का प्रोजेक्ट है, 2016 में स्टार्ट किया गया था स्वच्छ भारत मिशन या स्वच्छ भारत अभियान के तहत, और इसको लिया है एनटीपीसी ने इसको गोद लिया है। क्या इसकी डिटेल में हम चर्चा करते हैं, ध्यान दीजिएगा। 1 जून 2018 को एनटीपीसी ने जो है इसको गोद लिया है हैदराबाद में चार मीनार को। और क्या काम करेगा यहाँ पर? ये स्वच्छता का काम करेगा। यहाँ पर विकास के लिए बैटरी संचालित वाहन की व्यवस्था करेगा, यातायात रोकने के लिए जो है अलग अलग लाइट्स वगैरह लगाएगा, स्वच्छता ऑटो टियर्स की स्थापना करेगा, मैकेनिकल स्वीपिंग मशीन यहाँ पर लेके आएगा, कूड़ा उठाने वाली मशीन, तो मतलब जितनी भी अत्याधुनिक सुविधाएं हैं वो इसको पूरा के पूरा विकास करेगा। स्वच्छ आइकॉनिक प्लेस प्रोजेक्ट क्या है? भारत सरकार ने शुरू किया था। इसके अंदर जो विभिन्न मंत्रालय हैं, विभाग हैं, उनको जोड़ा जाता है और स्वच्छता का काम उनसे करवाया जाता है। जैसे एनटीपीसी को पता है ये भी एक कंपनी है, लेकिन ये सार्वजनिक क्षेत्र की यानी सरकारी कंपनी है। और इसकी शुरुआत कब की गई थी? 2016 में शुरुआत की गई थी। चार मीनार की हम बात कर लेते हैं। चार मीनार मूसी नदी के पूर्वी किनारे पर, याद रखिएगा, ये भी कभी पूछा जा सकता है। चार मीनार किस नदी के किनारे? तो मूसी नदी के किनारे हैदराबाद में। और सुल्तान मोहम्मद कुली कुतुब शाह, ये इन्होंने इसका निर्माण किया था, कुतुब शाही वंश के थे। तो ये भी पूछा जा सकता है किसने निर्माण किया था? 1591 में इसका निर्माण हुआ था।
और इसका निर्माण जो 1591 में पूरा करवाया था। ठीक है, तो एनटीपीसी की बात कर लेते हैं। स्थापना हुई थी 1975 के अंदर, मुख्यालय नई दिल्ली के अंदर, और अभी वर्तमान में अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक जो है गुरदीप सिंह है। भारत की सबसे बड़ी विद्युत उत्पादक कंपनी है, यानी कि ये विद्युत का उत्पादन करती है। थर्मल पावर प्लांट जो होते हैं वो लगाती है। थर्मल पावर प्लांट मतलब जो कोयले से बिजली का उत्पादन करते हैं वो प्लांट्स लगाती है। और इसकी वर्तमान क्षमता 53,651 मेगावाट है, लेकिन 2032 तक 130 गीगावाट क्षमता इसकी बनाने का लक्ष्य है, और इसके साथ ये दुनिया की सबसे बड़ी कंपनियों में से एक हो जाएगी। अगले प्रश्न की हम चर्चा कर लेते हैं कि प्लास्टिक प्रदूषण से मुक्ति के लिए भारत के कितने आदर्श स्मारकों को 500 मीटर के दायरे को जो है प्लास्टिक फ्री जोन बनाने की घोषणा की गई है। और ये घोषणा की गई है 100 जो आदर्श स्मारक हैं भारत के, उसमें ताजमहल भी शामिल है, और ताजमहल से इसकी शुरुआत हो रही है। यानी कि उनको जो 500 मीटर का दायरा होगा वहां पर प्लास्टिक फ्री होगा, यानी कि जो सिंगल यूज प्लास्टिक होता है, सिंगल यूज मतलब जिसका एक बार हम यूज करते हैं उसके बाद फेंक देते हैं, वो प्लास्टिक यहाँ पर पूरी तरह से बैन हो जाएगा। इसकी घोषणा की है 3 जून 2018 को आगरा के ताजमहल। बीट प्लास्टिक पॉल्यूशन का संदेश दिया गया है। क्यों ये संदेश दिया गया है? अभी हमने स्टार्टिंग में बात की थी, क्योंकि 5 जून को भारत होस्ट कर रहा है विश्व पर्यावरण दिवस, और विश्व पर्यावरण दिवस की जो थीम है वो है बीट प्लास्टिक पॉल्यूशन, तो उसी के लिए ये संदेश दिया गया है। ताज समेत जो देश के 100 आदर्श स्मारक हैं उनके 500 मीटर के भीतर प्लास्टिक फ्री जोन बनाया जाएगा, और इसकी घोषणा की है केंद्रीय संस्कृति और वन, पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन मंत्री डॉक्टर महेश शर्मा ने। तो इनका नाम याद रखिएगा, संस्कृति मंत्री हैं। 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस है, और इसकी थीम है बीट प्लास्टिक पॉल्यूशन। तो इसके माध्यम से हम एक बार में प्रयोग लाई जाने वाली जो प्लास्टिक होती है, जिसे हम पॉलिथीन बैग्स होते हैं, कैरी बैग्स, उनको यूज ना करने का संदेश इसके द्वारा दिया जाएगा। तो 100 याद रखिएगा। अगले प्रश्न की चर्चा कर लेते हैं। किस देश में विज्ञान को बढ़ावा देने की पहल के लिए असम की लड़की को एम्बेसडर बनाया गया है? और ये जो देश है ये है फ्रांस। फ्रांस के अंदर ऐसा किया गया है। क्या है इसकी डिटेल में देख लेते हैं। तो असम की लड़की थी प्रियंका दास, वहां पर जो PhD की पढ़ाई कर रही हैं, उनको भी जो विज्ञान को बढ़ावा देने के लिए एम्बेसडर बना दिया गया है, ताकि जो लड़कियां हैं वो विज्ञान के कैरियर की तरफ उनको प्रोत्साहित किया जा सके, उनकी रुचि को बढ़ाया जा सके। जैसे मैंने बताया ये फ्रांस में PhD की पढ़ाई कर रही हैं, और सेफ्रॉन के नेविगेशन सिस्टम डिवीजन है वहां पर R&D रिसर्च एंड डेवलपमेंट में काम कर रही हैं। 26 साल की ये हैं। युवाओं में मुख्य रूप से लड़कियों के बीच में वैज्ञानिक करियर को बढ़ावा देने के लिए ये पहल स्टार्ट की गई थी 2014 में, और पहल का नाम है लड़कियों और विज्ञान के लिए पहल। फ्रांस की बात कर लेते हैं। राजधानी पेरिस। यहाँ के जो राष्ट्रपति हैं इमानुएल मैक्रोन, और मुद्रा यहाँ की 2 है, एक तो यूरो भी चलती है और CAF फ्रैंक भी चलता है। जो यूरो है उसकी तो पता है 78-79 के आसपास जो है एक इंडियन रुपीस एक यूरो के बराबर 79 इंडियन रुपीस होते हैं। वहीं एक इंडियन रुपीस की बात करें फ्रैंक की तो 1.5 फ्रैंक के बराबर लगभग 1 इंडियन रुपीस बैठता है। चलिए बात कर लेते हैं मैप में लोकेशन इसकी देख लेते हैं फ्रांस की। तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं ये है हमारा भारत, और हमारे भारत से आप जाएंगे ये है यूपर की तरफ उत्तर और इस तरफ पश्चिम। तो उत्तर पश्चिम इस दिशा में जाएंगे तो इस दिशा में आपको जो है दिखाई देगा ये मिडिल ईस्ट होते हुए, और ये है यूरोप। याद रखिएगा ये क्या है? यूरोप, और यूरोपियन कंट्री है फ्रांस। यहाँ पर आप जूम करके देखेंगे तो ये जो है ये है फ्रांस। आसपास कौन सी कंट्री लगती है उसके बारे में हम पहले चर्चा कर लेते हैं। देखिए आसपास कंट्री को देखने के लिए थोड़ा सा इसका ओरिएंटेशन चेंज करते हैं तो ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। यहाँ पर आप देखेंगे तो ये फ्रांस है। फ्रांस की राजधानी क्या है? ये फ्रांस की राजधानी पेरिस। अब इस तरफ क्या है? इस तरफ है बेल्जियम जिसकी राजधानी है ब्रुसेल्स। उसके बगल में है लग्जमबर्ग, छोटा सा देश। उसकी तरफ है जर्मनी। जर्मनी के नीचे स्विट्जरलैंड। स्विट्जरलैंड के नीचे आप देखेंगे तो ये है इटली। इस तरफ है छोटा सा देश एंडोरा, और एंडोरा के बगल में स्पेन। ये जो देश हैं ये फ्रांस के आसपास हैं। फिर से देख लेते हैं। बेल्जियम, लग्जमबर्ग, जर्मनी, स्विट्जरलैंड, इटली, और यहाँ एक छोटा सा देश है मोनाको। ये भी मोनाको, इसको भी याद रखिएगा। एंडोरा और स्पेन, ये इसके आसपास के देश हैं, तो इनको आप याद रखा कीजिएगा। ऊपर की तरफ देखेंगे तो ऊपर की तरफ जो है इंग्लैंड यानी लंदन यानी कि इंग्लैंड इस तरफ पड़ता है। इस तरफ है बे ऑफ बिस्के, बिस्के की खाड़ी मैंने आपको पहले बता दिया। इस तरफ भी जमीन, इस तरफ भी जमीन, इस तरफ भी जमीन, इसलिए इसको जो है बिस्के जो खाड़ी कहा जाता है। चलिए अब बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है भारत ने 4 मई को किस देश
से तरल प्राकृतिक गैस यानी कि LNG की पहली खेप प्राप्त की है। तो जो देश है जिससे हमने तरल प्राकृतिक गैस LNG की पहली खेप प्राप्त की है वो है रूस के साथ, और रूस के साथ हमारा समझौता हुआ। अभी तक हम कतर से सारी गैस लेते थे, क्या है इसकी डिटेल चर्चा कर लेते हैं। तो 4 मई को रूस से तरल प्राकृतिक गैस यानी कि LNG की पहली खेप हमें मिल गई है। भारत जो है दुनिया का चौथा सबसे बड़ा LNG का आयातक है, यानी हम सबसे ज्यादा LNG आयातक करते हैं, चौथा सबसे बड़ा है। और ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने के लिए अब हमने क्या किया है, आयात का विविधीकरण। विविधीकरण का मतलब क्या होता है, हम किसी एक ही देश पर निर्भर ना रहें, अलग अलग देशों से हम आयात करें, ताकि कुछ ऐसी कंडीशन फंसती हैं किसी भी उनके हमारे संबंधों के बीच में, तो हमारे पास दूसरे ऑप्शंस हमेशा खुले रहें। तो जो रूस है उसके साथ लंबी अवधि के लिए, मतलब काफी लंबा समय के लिए हमने समझौता किया है। और पहली खेप उसकी जो है गुजरात का जो दहेज है, दहेज जगह का नाम ध्यान दीजिएगा, दहेज जो डायरी नहीं है जो कि शादियों में ली जाती है, दहेज जगह का नाम है, वहां पर पेट्रोनेट टर्मिनल पर पहुंची है। और पेट्रोलियम जो हमारे मंत्री हैं धर्मेंद्र प्रधान जी, वो उस समय मौजूद रहे थे, वहां उन्होंने इसको रिसीव किया। भारत रूस से पहली बार गैस का आयात कर रहा है, और रूस की जिस कंपनी से हम गैस का आयात कर रहे हैं वो एक गैज़प्रोम कंपनी है। और सबसे भारत अभी तक किससे ले रहा था, तो अभी तक जो है भारत केवल कतर से सारी जो है LNG का आयात करता था, लेकिन अब ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका और रूस से भी LNG का हम आयात करेंगे। भारत की जो सरकार है वो अर्थव्यवस्था में गैस के इस्तेमाल को बढ़ावा देना चाहती है। क्यों बढ़ावा देना चाहती है, कि जो पेट्रोल और डीजल होता है उसके मुकाबले ये कम प्रदूषण करती है, कम प्रदूषणकारी जो गैस होती है। अभी तक हम 6.2% गैस का यूज करते हैं, इसे बढ़ाकर हमारा 15% लक्ष्य करने का है। रूस की बात कर लेते हैं, राजधानी मॉस्को, राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, और यहाँ की जो मुद्रा है रूबल, 1 रूबल बराबर होती है 1.80 यानी 1 रुपये 80 पैसे के बराबर होती है 1 रूबल। अब इसके बारे में हम मैप पे चर्चा कर चुके थे। अगले प्रश्न की चर्चा करते हैं कि हेली टैक्सी सेवा का उद्घाटन शिमला और किस शहर के बीच किया गया है। तो हेली टैक्सी यानी कि हवाई टैक्सी की बात हो रही है यहाँ पर, इसका जो उद्घाटन किया गया है शिमला और चंडीगढ़ के बीच में किया गया है। क्या है इसमें डिटेल में चर्चा कर लेते हैं। तो चंडीगढ़ से शिमला के लिए हेलीकॉप्टर सेवा प्रारंभ कर दी गई है। हिमाचल के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने इसका उद्घाटन किया, और ये जो समझौता हुआ किस किस के बीच में, हिमाचल प्रदेश की सरकार और पवन हंस लिमिटेड जो कि एक इसी प्रकार के प्राइवेट हेलीकॉप्टर्स वगैरह उपलब्ध करवाती है, उसके बीच में समझौता हुआ। तो चंडीगढ़ शिमला मार्ग पर हेली टैक्सी सेवा शुरू हुई है। देश की पहली हेली टैक्सी जो सेवा की शुरुआत मार्च 2018 में ही बेंगलुरु से हुई थी, याद रखिएगा बेंगलुरु में हुई थी, ये पहली नहीं है। हिमाचल प्रदेश की बात कर लेते हैं, राजधानी है शिमला, मुख्यमंत्री है जयराम ठाकुर, राज्यपाल हैं आचार्य देवव्रत। लोकसभा की यहाँ पर 4 सीटें हैं, राज्यसभा की यहाँ पर 3 सीटें हैं, और विधानसभा की यहाँ पर 68 सीट्स हैं। वहीं चंडीगढ़ की बात कर लें तो चंडीगढ़ एक केंद्र शासित प्रदेश है। केंद्र शासित प्रदेश होने के साथ पंजाब और हरियाणा की राजधानी भी है, और इसे जाना जाता है सिटी ब्यूटीफुल के नाम से, इसका उपनाम है। भारत का पहला योजनाबद्ध शहर था, और इसका जो वास्तुकार थे फ्रांसीसी वास्तुकार ली कार्बुजियर जो थे, ली कार्बुजियर, ये इसके वास्तुकार थे, इनका नाम आप याद रखिएगा। चलिए अब बात कर लेते हैं इसकी लोकेशन, देख लेते हैं हम मैप में हिमाचल प्रदेश को। तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, यह है हमारा भारत, और भारत में आप जूम करके जाएंगे तो ऊपर की तरफ, उत्तर की तरफ, इंडिया में उत्तर की तरफ जाएंगे तो उत्तर की तरफ जम्मू कश्मीर के नीचे ये है हिमाचल प्रदेश। चलिए और थोड़ा सा ऐसे जूम करते हैं हिमाचल प्रदेश को। तो जैसा कि स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, ये है हिमाचल प्रदेश। आसपास कौन कौन से इसके स्टेट लगते हैं, कौन कौन कहाँ से इसकी बाउंड्री शेयर होती है, उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो ये हिमाचल प्रदेश ऊपर इसकी बाउंड्री शेयर करता है ये जम्मू कश्मीर के साथ। इस तरफ किसके साथ ये बाउंड्री शेयर करता है, इस तरफ जो है उत्तराखंड के साथ अपनी बाउंड्री शेयर करता है। इस तरफ है पंजाब के साथ भी बाउंड्री शेयर करता है, और ये हरियाणा के साथ भी बाउंड्री शेयर करता है। और इस तरफ किसके साथ, चाइना के साथ। थोड़ा सा इसका ओरिएंटेशन चेंज कर लेते हैं ताकि अच्छे से आपको ये समझ में आ जाए। जैसे कि आपको यहाँ पे स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, ये इसके साथ चाइना के साथ सीमा मिलती है, यहाँ से जम्मू कश्मीर के साथ सीमा मिलती है, यहाँ से पंजाब के साथ सीमा मिलती है, यहाँ से हरियाणा के साथ सीमा मिलती है, और यहाँ से उत्तराखंड के साथ सीमा इसकी मिलती है। तो ये थी हिमाचल प्रदेश के बारे में जानकारी। अगले प्रश्न की चर्चा कर लेते हैं। अगला प्रश्न है नवा प्रश्न कि किस प्रदेश में शिशुओं को समर्पित एम्बुलेंस सेवा की शुरुआत की गई है। शिशुओं को समर्पित मतलब बच्चों के लिए एम्बुलेंस सेवा स्टार्ट की गई है, और ये जो राज्य है ये है गुजरात राज्य। गुजरात राज्य के लिए ऐसा किया गया है।
क्या है इसकी डिटेल? देखिए 3 जून को इसकी शुरुआत की गई, पूरी तरह से शिशुओं के लिए समर्पित है और उद्देश्य क्या है कि स्वास्थ्य केंद्रों में आपातकालीन चिकित्सा सुविधाओं की जब कमी हो जाती है तो उसके कारण बच्चों की मृत्यु को रोकना। जिस तरह से जननी एक्सप्रेस शुरू की गई है गर्भवती महिलाओं के लिए, उसी प्रकार से ये सुविधा है। और ये जो सेवा है ये पायलट प्रोजेक्ट के रूप में कहाँ स्टार्ट की गई है? जामनगर का जो सिविल अस्पताल है वहां पर। पायलट प्रोजेक्ट क्या होता है? जब भी कोई योजना सरकार लाती है तो उस योजना को एक जगह टेस्ट करके देखती है और उसी को कहा जाता है पायलट प्रोजेक्ट। ये सेवा अंतर अस्पताल हस्तांतरण के लिए, अंतर अस्पताल मतलब एक अस्पताल से दूसरे अस्पताल, जैसे हम कहते हैं ना अंतर्राज्यीय, अंतर्राष्ट्रीय मतलब एक राष्ट्र से दूसरे राष्ट्र, अंतर्राज्यीय मतलब एक राज्य से दूसरे राज्य, उसी तरह से अंतर अस्पताल मतलब एक अस्पताल से दूसरे अस्पताल। ये इसका नाम जो दिया गया है नवजात एम्बुलेंस सेवा परियोजना, ठीक है। और ये 108 जो कि इमरजेंसी नंबर होता है एम्बुलेंस के लिए, आजकल सभी के लिए इमरजेंसी नंबर यही है भारत के अंदर, फायर के लिए भी, पुलिस के लिए भी, तो ये उसी से जुड़ी हुई है। गुजरात की बात कर लेते हैं, राजधानी गांधीनगर, मुख्यमंत्री हैं विजय रूपाणी और यहाँ के राज्यपाल हैं ओपी कोहली साहब। ओपी कोहली के साहब के पास वर्तमान में मध्य प्रदेश का अतिरिक्त प्रभार भी है। लोकसभा की यहाँ पर 26 सीटें हैं, राज्यसभा की 11 सीटें हैं और विधानसभा की 182 सीटें हैं। अभी हाल ही में यहाँ पर चुनाव हुए हैं, बीजेपी की यहाँ पर सरकार फिर से बनी है। अगले प्रश्न की चर्चा कर लेते हैं कि दक्षिण अफ्रीका के शीर्ष क्रिकेट खिलाड़ी का पुरस्कार किसने जीता है? तो दक्षिण अफ्रीका के शीर्ष क्रिकेट खिलाड़ी का जो पुरस्कार जीता है वो है कारगिसो रबाडा ने ये पुरस्कार जीता है। क्या है इसकी डिटेल में थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। तो दुनिया के नंबर 1 टेस्ट गेंदबाज हैं ये कारगिसो रबाडा और इन्होंने जीता है दक्षिण अफ्रीका का क्रिकेटर ऑफ द ईयर का पुरस्कार। 12 महीने की अवधि के अंत में ये घोषित किया गया है और इनका ये दूसरा पुरस्कार, इससे पहले 2016 में भी इन्होंने पुरस्कार जीता था। हाशिम अमला, जैक कैलिस, मखाया एटिनी और एबी डिविलियर्स, इनको भी ये 2 बार पुरस्कार जीत चुके हैं। एबी डिविलियर्स ने हाल ही में जो है विश्व क्रिकेट से संन्यास ले लिया है, आप सभी को इनके बारे में जानकारी होगी। तो ये थे आज के प्रमुख करंट अफेयर्स। अन्य करंट अफेयर्स की हम बात कर लेते हैं। तो पहला है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस ऐप के जरिए देश के लोगों से उनके क्षेत्रीय सांसदों और विधायकों का फीडबैक मांगा है वो है नमो ऐप। ये नमो ऐप याद रखिएगा, अभी तक इससे काफ़ी सारी ये लाइव चर्चा करते हैं, कई बार आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं से इन्होंने बात की, अपने पार्टी कार्यकर्ताओं से बात करते हैं, तो इसके बारे में आप जानकारी रखिएगा नमो ऐप के बारे में। अगला है कि सेबी ने शराब कारोबारी जो है विजय माल्या, उसकी पूंजी बाजार में कारोबार करने के पर जितने वर्ष का प्रतिबंध लगा दिया। पूंजी बाजार यानी कि जो शेयर मार्केट होता है उसको पूंजी बाजार कहा जाता है, तो ये 3 वर्ष के लिए उसके ऊपर प्रतिबंध लगा दिया है। तीसरा है कि स्विट्जरलैंड के इन्वेस्टमेंट बैंक जो है UBS, उसकी स्टडी है, उसने कहा है कि जो कौन सा शहर है जहां पर एक कर्मचारी सालाना औसत 3,314.7 घंटे काम करता है और जो दुनिया के 77 प्रमुख शहरों में सर्वाधिक है। तो मुंबई में जो है सर्वाधिक घंटे काम करता है वहां के कर्मचारी। बात करते हैं अगले सेगमेंट की, जो है मे भी ज्ञानी प्रतियोगिता 28, उसके उत्तर और उसके विजेताओं की हम चर्चा करेंगे। हमारा प्रश्न कल हमने जो पूछा था कि आंध्र प्रदेश में लोकसभा की कितनी सीटें हैं, और सही उत्तर है इसका बी, 25 सीटें हैं। सही उत्तर देने वालों में पहला नाम पुष्कर मेहरा, अल्मोड़ा उत्तराखंड, दूसरे हैं उत्तम सिंह मार्को, मंडला मध्य प्रदेश, तीसरे हैं निकिता दुबे, जबलपुर मध्य प्रदेश, चौथे हैं प्रीति चौहान, मुरादाबाद उत्तर प्रदेश और 5वें हैं ज्ञान सिंह, भोपाल मध्य प्रदेश। आप सभी लोगों को बहुत बधाई, और आप भी चाहते हैं आपका नाम यहाँ पर हो तो दीजिए इस प्रश्न का भी उत्तर, और स्टार्टिंग में जो रिवीजन वाला पोर्शन होता है उन प्रश्नों के भी उत्तर दीजिए। पहला आज का हमारा जो प्रश्न है, भारत के केंद्रीय संस्कृति मंत्री कौन है? ऑप्शन सुनिए, ए महेश शर्मा, बी डॉक्टर हर्षवर्धन, सी पीयूष गोयल, या डी स्मृति ईरानी। और उत्तर देते समय आप अपना नाम, आप सबसे पहले उत्तर लिखें, उसके बाद अपना नाम लिखें, उसके बाद अपना शहर, यानी इस फॉर्मेट में आप उत्तर देंगे तो ही आपके उत्तर को एक्सेप्ट किया जाएगा। आज की बात हम करेंगे यही समाप्त। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, पसंद नहीं आया तो डिसलाइक कीजिए, लेकिन कारण बताइएगा डिसलाइक क्यों किया, ताकि वो इम्प्रूवमेंट हम इसमें कर सकें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।